वेलकम गाइस। तो जैसा कि आपको आज ही हमने स्टार्ट किया। आपको पता होगी आज हमने स्टार्ट किया है अपने जो आपका क्रैश कोर्स है, जो कि एग्जाम्स होने वाले हैं ऑन द रोड। एसएसबी की जो भी एग्जाम्स है, हमने सोचा कि हम आप जूम ऐप पे ही आप लोगों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर लेंगे, ताकि आप लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए, आपको पता है आपका सिलेबस, अगर हम बात कर लेंगे आपके सिलेबस की, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँगा आपका जो फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है, जो आपका इंस्पेक्टर का सिलेबस है, इसमें आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है जिसके 10 मार्क्स है। ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी के बाद कंप्यूटर साइंस भी पहले हम स्टार्ट कर लेंगे, कंप्यूटर्स भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सारा इनका क्रैश कोर्स होगा। उसके बाद इंग्लिश भी है आपका और जीएस पोर्शन भी है आपका। ठीक है, ये इस सारा का हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर लेंगे। और आज की जो हमारी क्लास है, अब की जो क्लास है, शाम को हम दूसरी क्लास लेंगे, इवनिंग में हम दूसरी क्लास लेंगे। मैं भी रिलेटेड आपके कंप्यूटर साइंस की वो क्लास होगी। इस वक्त जो क्लास होगी वो इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड होगी। ठीक है, इस वक्त की क्लास इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड होगी। चलिए फिर स्टार्ट कर लेंगे आज की क्लास। इंडियन पॉलिटी, इसके 10 मार्क्स आप लोगों को है। ठीक है, इसके 10 मार्क्स है फॉर जे के एस एस बी फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का पोस्ट जो है, उसके लिए इसमें 10 मार्क्स आप लोगों को है। एंड वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस क्लास। ठीक है, जो भी ये टाइम फ्रेम रहेगा, आपका जो एग्जाम है वो टेंटेटिवली शेड्यूल हुआ है 12 जून को। तब तक हम कोशिश कर लेंगे आपके कंपोनेंट जो है उनको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। उसके बाद आपका एसआई का भी फाइनेंस में है, उसका भी सिलेबस हम उसके लिए भी क्रैश कोर्स लाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर उसके लिए भी लगेगा, आपके इंस्पेक्टर के लिए भी लगेगा। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेंगे इंडियन पॉलिटी आज का लेक्चर। ठीक है, तो चलिए देखिए, इंडियन पॉलिटी में आपको ज़्यादातर क्या पढ़ना है, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड रहेगा। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो मैं आपको उतनी डिटेल में आपको जाना भी नहीं है। जितने आपका रिक्वायर्ड है, जितने आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, मैं ज़्यादातर टारगेट वहाँ ही करूँगा, वही टारगेट हमारा रहेगा, जितना पोर्शन हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो डिटेल में उतना जाऊंगा नहीं मैं। तो स्टार्ट कर लेंगे हम डायरेक्टली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आप सब जानते हो। एवरी कंट्री नीड्स टू गवर्न, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हर एक कंट्री को रन करने के लिए, हर एक गवर्न को रन करने के लिए कुछ लॉज की ज़रूरत होती है, कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, कुछ गाइडलाइंस और कुछ रेगुलेशन चाहिए होते हैं हर एक कंपनी को, हर एक कंट्री को टू रन। ठीक है, किसी भी कंट्री में गवर्नेंस करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ सेट अप रूल्स होते हैं, सेट होते हैं रूल्स, ऑलरेडी प्री डिटरमाइनेड रूल्स होते हैं कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, यहाँ से बाहर आप लॉज नहीं बना सकते हो, जो भी है किसी भी कंट्री में। क्योंकि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ना है, इज पर द इंडियन परस्पेक्टिव, हमें उस तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो हम देखिए किस तरह से चीज़ों को यहाँ पे सीख लेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है जो कंट्री को डायरेक्ट करती है कि किस तरह से कंट्री गवर्न हो जाए, किस तरह से कंट्रीज में रूल्स बन जाए, किस तरह से कंट्री रेगुलेट होगी, किस तरह से कंट्री की गवर्नेंस हो जाएगी। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इंडिपेंडेंस, देखो क्या होता था बिफोर द इंडिपेंडेंस।
सो बिफोर इंडिपेंडेंस आप इन चीज़ों को लिखेंगे, यानी कि 1947 से पहले पहले, और इसकी पीडीएफ जो होती है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी, ठीक है। आप ड्रीम हाई एकेडमी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। बिफोर 1947 क्या होता था, आप सबको पता है, ब्रिटिश राज चल रहा था इंडिया में, यहाँ पे ब्रिटिश राज था। तो यहाँ पे रूल्स कौन से चल रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब नहीं चल रहा था, अब तक 1947 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा था, बल्कि क्या चल रहा था सर, ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश के लाज चल रहे थे, जो कि बहुत ही सप्रेसिव लाज थे। सो बिफोर 1947 देयर इन इंडिया देयर वेर ब्रिटिश रूल, ठीक है, एंड दिस इंडिया वाज बीइंग गवर्नड बाय द ब्रिटिश लॉज that were very suppressive and regressive। बहुत सारे regressive laws थे, बहुत ही suppressive laws थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी कौम में जुल्म होता है, जुल्म की इंतहा होती है, तो वो कौम तंग आ जाती है, ठीक है। वो इंसान, वहाँ के सिटीजन जो होते हैं बहुत तंग हुए। तो इंडियन के साथ भी यही हो रहा है। इंडियंस ने क्या बोला, बोला भाई हम इन लॉज से अब बहुत तंग आ चुके हैं, जो ब्रिटिशर्स के ये रिग्रेसिव लॉज है, वी आर फेड, यानी कि हम बहुत तंग आ चुके हैं इन लॉज से। अब आप खुदा के लिए यहाँ पे आप हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए कि हम अपने लाज खुद बनाएं, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए, अपने लाज जो कि सिर्फ हमारे लोगों के लिए ही होंगे, हमारे लोग मतलब इंडियंस के साथ ही वो डील कर लेंगे, ओके। तो कुछ इस तरह का सीन चल रहा था। तो मैं थोड़ा बिफोर इंडिपेंडेंस की आपको बातें बता रहा हूँ, उसके बाद हम आगे आएंगे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, ये बताना आप लोगों को ज़रूरी था, ठीक है। चलिए, तो आप सबने हिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा, ठीक है, आप सबने हिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा कि क्या चल रहा था। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स भी चल रही थी, बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही थी, इंडिपेंडेंस के लिए भी मांग हो रही थी। अब ब्रिटिशर्स कुछ नहीं मान रहे थे, इंडिया की कोई भी डिमांड मांग नहीं कर रहे थे, ठीक है, कोई भी इंडिया की जो मांग थी वो पूरी नहीं कर रहे थे। कोई भी डिमांड होगी इंडिया की वो पूरी नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स। तो क्या हुआ, एक और आवाज आई, ये गांधी जी की आवाज थी, ये बात याद रखना, एक गांधी जी की आवाज आई 1922 में। अब उसने बोला यार आज़ादी की तो दूर ही बात है, हमें पता है यार, अब हम पे जुल्म भी इतना मत करो, हमें अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन दीजिएगा। तो देखिए गांधी जी की डिमांड, यहाँ से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है 1922 में। इट वाज गांधी जी जिसने बोला, हु सेड दैट देयर शैल बी ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किसके लिए, इंडिया के लिए। कौन से लोग बनाएंगे, टू बी फ्रेम्ड बाई इंडियन, ठीक है, टू बी फ्रेम्ड बाई इंडियंस, किसके लिए, फॉर इंडियन पीपल, ओके। वेट, तो ये गांधी जी की आवाज आई कब, 1922 में। ये क्रैश कोर्स चल रहा है, तो मैं चीजों को इसी हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, बुलेट पॉइंट्स में समझाऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो उसके बाद आपको पता है, और एक पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि मेन पार्टी थी, मेन पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की, जो कि 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी। किसने इस्टेब्लिश करा था, एओ ह्यूम ने। जिसको भी ज्वाइन करना होगा, याद रखना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना, 9419437194। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, फिर क्लास की लिंक मिलेगी। अगर आप लाइव भी पढ़ना चाहते हो तो आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, जूम, ये आप लोगों के लिए फ्री है, डोंट वरी, ओके। तो 1935 में क्या हुआ, आईएनसी की एक आवाज आई, उसने इस प्लान को रेटिफाई किया, गांधी जी के इस प्लान को रेटिफाई किया गया आईएनसी के दौरान, ओके। कब, 1935 में, ओके। सो सॉरी 1938 में, इन 1938 आईएनसी रेटिफाइड दिस प्लान, कौन सा प्लान, जो कि गांधी जी ने बोला हाँ हमारे लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो कि फ्रेम कर देंगे इंडिया के ही लोग। कुल मिला के गांधी जी ने एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कब करी, 1922 में, जिसको ब्रिटिशर्स ने 1938 में एक्सेप्ट किया।
1938 में रेटिफाई हुई किसके द्वारा? रेटिफाइड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा रेटिफाई हो रहा है भाई, आपको पता है अब ये ऑफिशियल बन गया। अब तक गांधी जी एक आम इंसान था, सिटीजन था, ठीक है। तो उसने डिमांड की, उतना प्रेशर नहीं बढ़ा, हालांकि वो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर थे। लेकिन अब आईएनसी ने ये ऑफिशियली इसको रेटिफाई किया। रेटिफाई जब आईएनसी ने किया तो ब्रिटिशर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया। तो क्या हो रहा है 1940 में, देखिए क्या होता है। सो इन 1940 ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया इस डिमांड को। सो 1940 में ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड दिस डिमांड। आई होप कि आप नोट्स भी लिख रहे होंगे बुलेट पॉइंट्स में। 1940 में ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड दिस डिमांड। कौन सी डिमांड? गांधी जी की, जो 1922 में गांधी जी ने बोला कि हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो 1940 में अब ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया। ऐसा क्या जादू हुआ, ब्रिटिशर्स ने रातों रात 1938 के यानी कि बाद 2 साल में ही वही हुआ, रातों रात इतनी जल्दी काम किया ब्रिटिशर्स ने, इतनी जल्दी इंडिया की डिमांड मानी। क्या हुआ 1939 में जो वार था, ये वर्ल्ड वार सेकेंड जो होने वाली थी, जो 1939 में स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वार सेकेंड, उसका प्रेशर था ब्रिटिशर्स के ऊपर। वो चाह रहे थे कि इंडिया के लोग हमारे साथ लॉयल रहे, लॉयलिटी हम मेंटेन करेंगे इंडियंस के साथ, और इंडिया के लोग भी हमारे साथ लॉयल रहे। इस वार पे कोई वो हड़बड़ कोई भी ना मचाए, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने इनकी इस मांग को एक्सेप्ट किया। कब किया? 1940 में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया? हाँ भाई, हम आप लोगों के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन देंगे जो आपके लोग ही बनाएंगे। दैट मीन्स इंडियंस ही फ्रेम कर देंगे और इंडिया के लोगों के लिए फ्रेम कर देंगे। ये थी कुल मिला के फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिमांड। कब आई, कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड? मैंने आपको पहले ही बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि भाई कुछ अपने लॉज होंगे कंट्रीज के, जिस तरह से अपनी कंट्री खुद रन होगी, खुद गवर्न होगी, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक है। याद रखना, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है। चाहे आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, चाहे आपकी लेजिस्लेचर है, चाहे आपका पार्लियामेंट यानी कि वही लेजिस्लेचर होता है, या जुडिशरी है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो भी गवर्नमेंट की ब्रांच है, सुप्रीम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इन सबको पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इनकी हदें, इनकी बाउंड्रीज डिटरमाइन करता है। ये बात भी आप याद रखेंगे, आगे जाके और क्लियर होंगे चीजें, ठीक है। तो देखो, अब गांधी जी ने 1922 में ये तो बता दिया कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग बनाएंगे? क्या पूरी जनता बनाएगी, पूरी पॉपुलेशन बनाएगी? ऐसा तो गांधी जी ने नहीं बताया। उसने सीधा बोला कि इंडियंस बनाएंगे। लेकिन ये नहीं, कौन से इंडियंस बनाएंगे? क्या लीडर्स लोग बनाएंगे? क्या सिर्फ लीडर ही बनाएंगे? क्या पूरी जनता बनाएगी? बच्चे बनाएंगे, जवान बनाएंगे, यूथ बनाएगी? कौन से लोग होंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे? तो 1934 में फ्लोट हुआ एक कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट हुआ फ्लोट, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बात याद रखना। 1934 में कंसेप्ट एक फ्लोट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये कंसेप्ट दिया एम एन रॉय ने 1934 में एक कंसेप्ट दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसने बोला भाई साहब, आपने जो डिमांड करी है, यस, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, लेकिन कौन से लोग बनाएंगे? वो लोग बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे। जिस तरह आज आप देख रहे हो पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर्स होते, राज्यसभा के मेंबर्स होते, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर्स थे। वहां पे हम देखेंगे कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। आगे जाके चीजें क्लियर होंगी, फिलहाल आप इतना याद रखो। जी हाँ, 1934 में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कंसेप्ट दिया एम एन राय ने। उसने बता दिया हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसके थ्रू बनेगा? एक असेंबली के थ्रू, जिसका नाम बताया इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ब्रिटिशर्स भी चाहते थे 1940 में, जब ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया कि जी हाँ, अब हम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों को देंगे, तो 1940 में जब एक्सेप्ट हुआ था, उसके बाद इन्होंने एक प्लान, एक मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से, याद रखना, एक प्लान भेजा हिंदुस्तान में, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान हिंदुस्तान में आया, तो उसने फ्रेम करके दिया, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग खुद, उनको ये नहीं बताया गया कि आप किस तरह से बनाओगे,
उन्होंने सीधा बताया कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू एक आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन-कौन से मेंबर्स होंगे वो फ्रेम करके दिया किसने? कैबिनेट मिशन प्लान ने, सिंपली ब्रिटिशर्स ने, ठीक है? इन द अगर अदर वर्ड्स में हम बता देंगे तो किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने फ्रेम करके दिया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, वेट, चलिए। तो देखो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेप्ट तो आ ही गया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान पहुंचा 1946 के आसपास हिंदुस्तान में, ठीक है? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान पहुंच गया हिंदुस्तान में, और इसने क्या दिया, इसने क्या किया? एज पर कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेम्ड फॉर इंडिया। फ्रेम करके दिया इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फ्रेम, ठीक है? फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कैबिनेट मिशन प्लान, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेम्ड फॉर इंडिया। कितने मेंबर्स थे? कितने मेंबर्स थे इनिशियली? ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके 389 मेंबर्स थे। ये बात याद रखना। अब रिड्यूस होंगे आगे जाके, कब होंगे वो मैं आपको इजीली आगे बताता हूँ, ठीक है? आउट ऑफ दीज 389 मेंबर्स, 296 296 were elected। 296 इलेक्टेड थे, ये बात याद रखना, ठीक है? 296 were elected एंड रिमेनिंग जो 93 रहे थे, वेट, एंड रिमेनिंग 93 वेर नॉमिनेटेड। और ये नॉमिनेट कौन कर लेगा? इनको नॉमिनेट कर देंगे इंडियन प्रिंसेस, जो कि आपको पता होगी, आगे पढ़ेंगे हम, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस हुई तब कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी, ठीक है? प्रिंसली स्टेट्स भी थी, तो जिनको हेड कर रहे थे प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस, तो उन्होंने 93 मेंबर्स को नॉमिनेट किया। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको पिक्चर अब समझ आया होगी। 1922 में गांधी जी ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1934 में एम एन रॉय ने बोला हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक बननी चाहिए हिंदुस्तान के लिए, जो कि फ्रेम कर लेगी हिंदुस्तान का आईन, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिशर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया था 1940 में, और कैबिनेट मिशन प्लान भेज दिया। बोला भाई आप हिंदुस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम करके आइएगा। तो जब कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे पहुंचा, हिंदुस्तान में जब पहुंचता है, इंडिया में जब पहुंचता है, तो वो 389 मेंबर्स की एक तश्कील लेता है, एक फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाता है, जिसमें बोल रहा है कि 296 को इलेक्ट किया जाएगा और 93 को नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेटेड बाय होम? नॉमिनेटेड बाय द इंडियन प्रिंसेस। आई होप यहाँ तक आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे हम जाएंगे, नेक्स्ट हम आगे पढ़ लेंगे। अब देखो क्या होता है, थोड़ा इसको इरेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, वेट करिएगा। चलिए, देखिए, आपको पता है 1946 में, 1946 में इंडिया प्लस पाकिस्तान वाज ए सिंगल यूनिट, ठीक है? अब बाइफरकेशन नहीं हुई थी, अब तक बाइफरकेशन नहीं हुई थी, ठीक है? यहाँ पे पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। तो इंडिया और पाकिस्तान 1946 में सिंगल यूनिट थी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दोनों के मेंबर्स रखे यहाँ पे, वो इंडिया के भी मेंबर्स थे और पाकिस्तान के भी मेंबर्स थे। लेकिन 14 अगस्त में आपको पता है बाइफरकेशन हुआ, पार्टीशन हुआ। याद रखना, उससे पहले 11 अगस्त में, 11 ऑफ अगस्त, याद रखना, 11 ऑफ अगस्त, ठीक है, 1947 में क्या होता है? एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान को मिलती है। पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिलती है? 11 ऑफ अगस्त 1947 में अलग से मिलती है।
तो आपको पता है जब 389 मेंबर्स हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उसमें से कुछ पाकिस्तान के भी मेंबर्स थे। अब चूंकि पाकिस्तान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, तो पाकिस्तान के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहाँ पे चले गए? जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे पाकिस्तान के मेंबर्स, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चले गए। तो इसका नंबर जो है वो रिड्यूस हुआ। सो 389 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नंबर जो है वो रिड्यूस्ड हुआ टू, ठीक है, 299। 299। अब हिंदुस्तान इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स रह गए? आउट ऑफ 389, चूंकि पाकिस्तान को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली, अब 299 मेंबर्स रह गए, आउट ऑफ विच 229 वेर इलेक्टेड। ये बात याद रखना, बार बार इलेक्टेड कितने थे, ठीक है। और नॉमिनेटेड कितने रह गए? रिमेनिंग 70 वेर नॉमिनेटेड। और नॉमिनेट कौन कर रहा था? इंडियन प्रिंस। इंडियन प्रिंस बोल रहा था भाई ये बंदा हमारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, प्रिपेयर करने में ये भी हिस्सा लेगा। ओके, दिस विल आल्सो पार्टिसिपेट। सो यहाँ तक हमने देख लिया। तो 11 अगस्त 1947, ये बात याद रखना, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 से नंबर रिड्यूस होता है 299 तक। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। आगे देखते हैं अब आगे का सीन क्या रहता है। हाँ चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फ्रेम होती है 6 दिसंबर 1946। इस बात को आप याद रखेंगे, ये नोट करके रखेंगे। उसके बाद इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब होती है? 9 दिसंबर 1946। और इस फर्स्ट मीटिंग में ये बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और बहुत सारे कुछ यानी कि जो काम काज है इनका फ्रेमवर्क कैसे रहेगा वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं फर्स्ट मीटिंग में, और अपने हेड्स को चुनते हैं, स्पेशली कि कौन सुपर हेड कर रहेगा हमारी मीटिंग को, ठीक है, कौन चेयरमैन रहेगा, कौन डिप्टी चेयरमैन रहेगा। उन सब चीज़ों को फर्स्ट मीटिंग में ही डिसाइड करना था इनको, किया था इन्होंने, ठीक है। सो 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट मीटिंग कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946। ये बात याद रख लेना आप लोग। ओके, तो इसमें क्या किया याद रखना, इन्होंने, इनका एक मेंबर था डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा। डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा जो थे वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे, सबसे बुजुर्ग इंसान थे यहाँ पे, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसको चुना गया इंटीरिम या टेम्पोररी, ठीक है, इंटीरिम या टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंटीरियम या टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया? अपॉइंट किया गया, इलेक्ट नहीं, अपॉइंट किया गया, याद रखना इस बात को, ठीक है। ठीक है, किसको किया गया? डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा को। So Dr. Satyendra Sinha was a senior most member and following the French Convention, याद रखना ये फ्रेंच कन्वेंशन को फॉलो करते हुए, फ्रेंच से ये कन्वेंशन थी, फ्रेंच में कन्वेंशन थी, उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए डॉक्टर सचिनेंद्र सिन्हा को बनाया गया इंटीरियम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या इंटीरियम चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ आई होगी, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया 9 दिसंबर 1946 तक क्या सीन रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्या क्या चीज़ें हो रही है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है, कब होती है? उसके बाद 11 दिसंबर 1946। उसके बाद क्या होता है याद रखना, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? परमानेंट प्रेसिडेंट। याद रखना, इसको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है, किसका? परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऑन 11 दिसंबर 1946 इज इलेक्टेड, इसको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप आपको डिफरेंस समझ आए होगी। जो आपका सचिनिंदर सिन्हा था वो अपॉइंट था और वो इंटीरियम था, टेम्पोररी चेयरमैन थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए, ठीक है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके साथ साथ एच सी मुखर्जी जो थे, वेट, अपनी माइक म्यूट करिएगा प्लीज।
एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। सो एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये बात आप याद रखेंगे। और बी.एन. राव जो थे, बी.एन. राव को लीगल एडवाइजर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये डेवलपमेंट्स हुई कब? 11 दिसंबर 1946 में। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, उसके बाद क्या होता है? 13th ऑफ दिसंबर 1946, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस करते हैं फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था? 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे: इंटीग्रेटेड, सोवरेन एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये तीनों के तीनों चीजें जो है, ये तीनों के तीनों जो फीचर्स है, दी थ्री फीचर्स आज आपको मिलेंगे इंडियन प्रियम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। जो हमारा प्रियम्बल है वहां पे आपको मिलेगा सॉवरेनिटी का कंसेप्ट भी, इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट और रिपब्लिक का भी कंसेप्ट। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑब्जेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सो ऑन 13th of December 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था? उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था इंटीग्रेटेड सोवरेन रिपब्लिक। और ये तीनों, इंटीग्रेशन, रिपब्लिक और सॉवरेनिटी जो है, वो इंडिया के प्रियम्बल में आज रिफ्लेक्ट होती है। और ये माना जाता है जो इंडिया का प्रियम्बल है ना, ठीक है, जो इंडिया का बेसिक प्रियम्बल है, वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ड्राफ्ट किया गया है। सो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो 13 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया। अब इसको पास भी करनी चाहिए, सॉरी वेट, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसको पास भी करनी चाहिए। ओके, सो देखो क्या होता है। ऑन 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड द फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इट वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22nd of Jan 1947। ये बात याद रखना, 22nd Jan 1947 में इस बात को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया? पास किया। जी हाँ, आपने जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था उसको हम पास करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रियम्बल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड टू, मैंने आपको पहले ही बताया, इसी में जो फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल या फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। ओके, या ड्राफ्ट किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया था किसने? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, सो देखो, उसके बाद जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान को अलग से आज़ादी मिली, ठीक है, जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो क्या होता है? 14 अगस्त 1947 में तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सेशंस हुए थे? 5 सेशंस। तो 5 सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिनमें से 3 का मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3 सेशंस का डिस्कस ऊपर किया। सो ऑन 14 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 5 सेशंस। अब तक 5 सेशंस हुए थे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में होती है 29 अगस्त 1947। क्या होती है? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया जाता है, इस बात को आप याद रखना, इस बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना। सो ऑन 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज अपॉइंटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज अपॉइंटेड, जिसके जो लीडर थे, वो कौन थे? वो बी आर अम्बेडकर थे, या चेयरमैन जिसके थे वो बी आर अम्बेडकर थे। सो अंडर द लीडरशिप और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था और इस पे कौन कौन से मेंबर्स थे, वी विल डिस्कस इट इन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आप समझ सकते होंगे, ये क्रैश कोर्स करवाता हूँ आप लोगों को, तो चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। जहाँ तक मुझे लगेगा, जहाँ पे लगेगा मुझे डीप जाना है, वहाँ पे मैं थोड़ा डीप जाऊँगा। इन चीज़ों को समझना नहीं है उतना, बस थोड़ा कंसेप्ट को डेवलप करके जाना है, आगे बढ़ना है। ओके, सो 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया, सीडीसी को बनाया गया, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जो थे वो इसके चेयरमैन थे। ओके,
तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो उसके बाद इसके 6 और मेंबर्स थे, यानी कुल मिला के ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे। बी आर अम्बेडकर को लेकर 7 मेंबर्स थे। सो नंबर फर्स्ट पे हम इसके मेंबर्स को लिखेंगे। सबसे पहले बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर याद रखना, पहले इसका जो चेयरमैन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, बी आर अम्बेडकर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे, सेकंड पे लिखेंगे आप अलादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, ओके। उसके बाद आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, ओके। के एम मुंशी भी इस ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा था। उसके बाद सईद मोहम्मद सैदुल्ला, सईद मोहम्मद सैदुल्ला। उसके बाद फिफ्थ में है आपका बी एल मीटर। लेकिन याद रखना दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी पॉइंट से आप लोगों को, बी एल मीटर को रिप्लेस किया के माधव राव ने, के माधव राव ने बी एस मीटर की जगह ली। सो बी एल मीटर को रिप्लेस किसने किया, के माधव राव ने, ओके। के माधव राव ने बी एल मीटर को रिप्लेस किया, ओके। नेक्स्ट इज डेट डीपी खैतन, डीपी खैतन who died in 1948 and was replaced by T.T. Krishnamachari. Okay, T.T. Krishnamachari. प्लीज अपनी माइक म्यूट करिएगा, ओके। टी कृष्णमाचारी। आपको क्लास समझ आ रही है? प्लीज लेट मी नो। आप अपनी माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हो आपको क्लास समझ आ रही है या कुछ और पढ़ना है आपको, मतलब कुछ और हिसाब से पढ़ना है। रेगुलर क्लास में रहिएगा, रोज आपको क्लास रहेगी, क्रैश कोर्स रोज होगा। इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है आपके जेकेएसएसबी का, उसके लिए आपको रोज क्लासेस मिलेंगे। सो इन चीजों को आप याद रखेंगे और इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। सो डीपी खैतन जो थे, ओके। एक और मेंबर था एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, एन गोपाला स्वामी अयंगर। दिस वाज द these were the members of the constitution drafting committee, right? चलिए, ठीक है। तो आपको अब समझ आया होगा कि 29 अगस्त 1947 में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि असल में किसकी कमेटी है भाई, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही कमेटी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है ना, यहाँ से ही आपको कमेटीज बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, मैं इरेज करके आपको यहाँ पे समझाता हूँ चीजों को, देखिए। सो आपको समझ आया होगा कि अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहले बनी थी, अब ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसमें मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही मेंबर्स है, ठीक है ना। यानी कि ये सब कमेटी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और इसको हेड कौन कर रहा था, बी आर अम्बेडकर। अक्सर आप कंफ्यूज कर जाते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा तो आप वहां पे मारते हो। याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चेयरमैन थे, वो प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। और ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो बी आर अम्बेडकर है, ये बात आप याद रखेंगे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को क्यों बनाया गया था वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया जनाब आली कि आप क्या कर लोगे, ड्राफ्टिंग कमेटी को बताया गया कि आप प्रिपेयर करो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, न कि कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, प्रिपेयर करो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट। एक ऐसा ड्राफ्ट प्रिपेयर करो जिसमें आप बताओगे कौन कौन से प्रोविजन हम कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे, ठीक है, कौन कौन सा अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा। ये काम अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किस में थोप दिया,
ये बता दिया ड्राफ्टिंग कमेटी को, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी को बताया जनाब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट प्रिपेयर करिएगा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट सबमिट करेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देख लेगी आपने जो ड्राफ्ट बनाया है क्या वाकई में वो हमारे इस नेशन में फिट होगा, क्या वो प्रोविजन यहाँ पे सूटेबल होंगे। तो अब निकली काम को कौन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी अब अपने काम के लिए चल बसी। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी लगभग 60 कंट्रीज को विजिट कर रही है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटी, सो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑलमोस्ट विजिटेड 60 कंट्रीज। क्यों विजिट किया? टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट फॉर इंडिया, टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट फॉर इंडिया। अब ये बहुत सारे कंट्रीज में क्यों गई, उसकी भी एक उसका भी एक रीजन है, उसकी भी एक वजह है। वो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज को विजिट किया कि वो देख लेगी वहां पे कहीं से उन्होंने जुडिशरी सिस्टम लाया, ठीक है, कहीं से उठा के इमरजेंसी पावर्स का उन्होंने, वो आगे आप देखोगे कहाँ से इमरजेंसी पावर, जैसे कि जर्मनी से लाया गया जुडिशल, जैसे कि यूएसए से लाया गया, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो आप सारे आगे देख लोगे कहाँ से कौन चीज़ को उठा के हिंदुस्तान में फिट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि हम देख लेंगे हर एक कंट्री में जाके कि वहाँ का जो सेटअप है किस तरह से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। तो ऑलमोस्ट किसी कंट्रीज में वो गए देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से जो प्रोविजंस है जो हिंदुस्तान में, जो इंडिया में बेटर फिट रहेंगे। ठीक है, तो ये बात इन्होंने, अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी निकल गई अपने काम को, उसका काम का क्या था, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर लेना। ओके, सो चलिए आगे। वेट, थोड़ा टाइम लगता है इसको इरेज में। चलिए, ओके चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। सो इट टुक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट टुक ड्राफ्टिंग कमेटी, पहले ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी में ही देखेंगे हम। सो इट टुक ड्राफ्टिंग कमेटी कितने डेज लगे, लेस देन 6 मंथ्स, याद रखना है। अगर एग्जैक्टली आपको पूछा जाएगा 141 डेज लगे ड्राफ्टिंग कमेटी को, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी को एग्जैक्टली 141 डेज यानी लेस देन 6 मंथ्स लगे टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट। तो अब इन्होंने एक ड्राफ्ट बना दिया, किन्होंने ड्राफ्ट बना दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट बना दिया। तो अब इस ड्राफ्ट को क्या करना है, कब बना दिया सर, 141 डेज में बना दिया, लेस देन 6 मंथ्स में इन्होंने कंप्लीट किया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट। अब क्या करना है, अब ये सबमिट होगा, कहाँ पे सबमिट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही रिस्पॉन्सिबल है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। किसका काम है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी को बता दिया कि आप एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर उसके प्रोविजंस हम एनालाइज कर लेंगे और देख लेंगे किस प्रोविजन को रखना है, किसको नहीं रखना है। ये किसका काम है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम है कि अब वो देख लेगी इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को एनालाइज कर लेगी क्लास बाय क्लास और देख लेगी कौन सा प्रोविजन हमें रखना है, कौन सा नहीं रखना है। सो चलिए देखो क्या होता है। 21 फरवरी 1948 द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट वाज सबमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो 21 फरवरी 21 फैब 1948 में क्या होता है, इस ड्राफ्ट को सबमिट किया जाता है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 21 फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट वाज सबमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो, अब इन्होंने, इनके पास ड्राफ्ट आ गया तो इन्होंने रखा ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। उसके बाद इन्होंने कब स्टार्ट किया इस पे काम करना, कब इस पे एनालाइज किया इस काम को, कब इन्होंने देख लिया कि हमें एनालाइज करना चाहिए अब ये काम। अब देख लेंगे कौन कौन से प्रोविजन
ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे पास आए हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, 15 नवंबर 1948, याद रखना 15 नवंबर 1948 to 17th of October 1949. From 15th of November 1948 to 17th October 1949, the Constituent Assembly analyzed the Constitution draft class by class. अब इन्होंने इस ड्राफ्ट को क्लास बाय क्लास एनालिसिस किया इसका। अब देख लिया इन्होंने भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हमारे पास आया है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो हमें सबमिट किया है, अब देखेंगे यहाँ पे कौन सी खामियां है, कौन से हमें चीजों को ओके किन चीजों को हमें बाहर निकालना है, किन चीजों को ऐड करना है, ठीक है, वो सब चीजें अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखना था। आई थिंक आज यहाँ तक की आज की क्लास रखेंगे, ठीक है। तो कल रेगुलर रहेगा आप क्लास पे, तो आपको भी इंटरेस्ट रहेगा। ये अब हम यूट्यूब में भी थोड़ा अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे पीडीएफ भी हम थोड़ा बनाएंगे, आपको नोट्स भी वहाँ ही प्रोवाइड होगा। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।